की तरक्की के दावे, तरक्कियाती मंसूबे ताखीर का शिकार क्यों? काश्तकार अपनी खड़ी फसलों को आग लगाने पर मजबूर, जुल्म कब तक? करप्शन की इंतहा, इदारे तबाही के दहाने पर जिम्मेदार कौन? नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो हमारे मुल्क के अंदर जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनकी क्या शक्ल नज़र आएगी आने वाले दिनों के अंदर, ख़ास तौर पे जिस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस एमर्ज कर रहे हैं। थोड़ी सी हुकूमती कारकर्दगी पर भी बात करेंगे, लेकिन इस दफ़ा खालिसतन सिर्फ वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर नहीं बल्कि सूबाई हुकूमतों की और बिलखुसूस सिंध की हुकूमत की माशी कारकर्दगी पर भी बात होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो तरामीम आइन के अंदर हुई हैं उसके बाद बहुत सा जो वज़न है, बहुत सा जो ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंसेस के ऊपर आ गया है, जिसमें किसी हद तक मैं ये कहूँगा कि रेवेन्यूज़ का भी जो है शेयर वो डायरेक्टली अब प्रोविंसेस के पास आता है। उसका क्या हिसाब है, वो कहाँ जाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी कोई रंग ना ला सकी, कोई शक्ल सामने नहीं आई, सारी स्टेट एंटिटीज़ वहीं के वहीं, बहुत सारी लॉस मेकिंग, बहुत सारी के माने ये हैं कि जो प्रोमिनेंट हैं उनके बारे में यही राय है कि जनाब वो लॉस मेकिंग हैं, और उन प्रोमिनेंट के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि उनकी निजकारी शायद सियासी मसाइल की वजह से हुई, और वो सियासी मसाइल इस नौयत के थे कि उनके बारे में बात करने को कोई भी तैयार नहीं है। जिसमें अगर आप देखें तो स्टील मिल और PIA पेश हैं, इनकी निजकारी क्यों ना हो सकी, क्या मसाइल थे, और इनकी निजकारी के नतीजे में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, इस बारे में भी किसी ने बात नहीं की। और इन अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, कोई जवाब नहीं। दूसरी तरफ अगर देखें तो मुल्क के अंदर एक हाउसिंग का क्राइसिस भी मौजूद है। वक्तन फ़वक्तन आपको पता है हम इस बारे में बात भी करते हैं। हाउसिंग क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए यानी लोगों के सर पे छत नहीं है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने वादा किया रोटी कपड़ा और मकान का, उनसे सवाल ये होगा कि जनाब मकान कहाँ हैं। हाउसिंग के हिसाब से सिंध के अंदर बड़ी तेज़ी से तरक्की हो रही है, लेकिन लोगों के पास रहने के लिए आज भी अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। क्यों? इसके साथ साथ एक और बात यह भी है कि एग्रेरियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमें ये समझना है कि जब तक हम ग्रोअर्स को, फार्मर्स को किसी ना किसी तरीके की सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर वो आगे कैसे चलेंगे। आपने सबको कहा जनाब गन्ना लगा दो, गन्ना लगा दो, गन्ना लगा दो, गन्ना उगा दो। मसला क्या हुआ कि सब लोगों ने शुगर केन ग्रो करना शुरू कर दी। उसके नतीजे में आज शुगर केन की प्राइसेस नहीं आई, और शुगर केन की प्राइसेस ना आने की वजह से ग्रोवर्स बेइंतहा परेशान हो गए। ये खबर लोगों ने बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर दी, लेकिन हमने बार बार इस पर आवाज़ उठाई। बुनियादी तौर पे इन लोगों का मसला क्या था, आप ये याद रखें कि पाकिस्तान सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक बहुत ही वसी मुल्क है जिसमें बहुत सारे शहर हैं, सिटीज़ हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारे ऐसे पसमानदा इलाके हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन हम उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे देखने वाले, सुनने वाले और हमारे नाजरीन जो हैं मुल्क के हर हिस्से में हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। डॉलर के बारे में भी बात करेंगे, डॉलर का क्या हाल किया है, हशर नशर कर दिया। एक तरफ हम कहते हैं कि जी हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू नहीं करेंगे, और फिर दूसरी तरफ इस तरह की रजीम है कि डॉलर बेचारा जो है, माजरत रुपया बेचारा जो है मार खाता है डॉलर के अगेंस्ट में, और डॉलर जनाब तगड़ा होता जाता है। वैसे डॉलर भी बेचारा ही है क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर डॉलर ने भी मार खाई है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ये एक तवाना और मजबूत किस्म के रेसलर की तरह रुपए के पीछे पड़ गया है। खैर, इस बारे में मजमूई तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद मारूफ मेहमान जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब शामिल गुफ्तगू होंगे, उनसे इन मौज़ूआत पे बात भी करेंगे, सवालात का जवाब भी लेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत ही फाजिल मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे, जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और इनसे हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर,
पहले मैं चाहूँगा थोड़ा फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बात कर लूँ, उनकी माशी कारकर्दगी के बारे में भी बात होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल 4.5 साल मैं ये कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से हमारे मुल्क के बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी बहुत सारी रियलिटीज़ को हाइड किया। हमारे बहुत सारे सिविल सोसाइटी और सोसाइटी के जनरल मेंबरान ने आई थिंक दे प्लेड विद द म्यूज़िक एंड विद द क्वायर, और उन्होंने हकीकत को बयान नहीं किया। आज ये जो हक़ाइक़ हमारे सामने हैं कि एक्सपोर्ट जो हैं डिक्लाइन पे हैं और इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, ये अचानक नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से कुकअप हो रहा था। पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट में बहुत इजाफा हुआ। पीपल पार्टी गवर्नमेंट को बहुत ब्लेम किया गया कि उन्होंने बहुत लोन लिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनके रिकॉर्ड हर तरह से तोड़ दिए, ऐसा लोग मुझे बताते हैं। जनाब ताज हैदर साहब, आपको वेलकम करूँगा शो पे। और सबसे पहले क्योंकि आप बहुत ही संजीदा और सुलझे हुए सियासतदान हैं और इन मामलात को बड़ी गहराई से देखते हैं, आप ये जानते हैं कि पिछले 4.5 साल में हुकूमत ने बुलंदो बांग दावे किए, कहा साहब हमने ये इकोनॉमिकल टारगेट भी अचीव कर लिया, वो इकोनॉमिकल टारगेट भी अचीव कर लिया, ये भी कर लिया, लोड शेडिंग भी ख़त्म कर दी, हर तरह के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। आप इससे एग्री करते हैं? इल्म हेल्म ऑफ द अफेयर्स, एचेलॉन्स ऑफ पावर के अंदर क्या आवाज़ें हैं? देखिए, जो रुख सही होना चाहिए मईशत का जी, और मईशत का मतलब है कि हम अपनी पैदावार को बढ़ाएं, और अगर हमें रोज़गार के मौके पैदा करने हैं तो इसके लिए इंतहाई ज़रूरत है कि हम ज़रूरी है कि हम सनती पैदावार को बढ़ाएं, और जो बंद सनतें हैं उनको चलाया जाए, और जो नई सनतें हैं उनके क़याम के लिए पूरी सहूलतें दी जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो पैदावारी लागत है वो कम हो। ये आप सोल्यूशन बता रहे हैं? नहीं, ये रुख है कि किस रुख में आपको जाना था कि पैदावारी लागत कम हो। अगर आप ये नहीं करते कि आपकी पैदावार बढ़े और आप वो सरप्लस पैदावार हासिल कर सकें कि जिसको बरामद किया जा सके। दूसरे ये कि अगर पैदावारी लागत आपकी वो नहीं है कि जो दूसरे ममालिक की है, तो आप बरामदात नहीं कर सकते। अच्छा, फिर जो हमारी एग्रीकल्चर बेस है उसको बढ़ाने की बात है। एग्रीकल्चर बेस क्योंकि वो हमारे बरामदात में बहुत हिस्सा है उसका, और उसके लिए सपोर्ट प्राइस और एक परचेज़ मैकेनिज़्म कि हुकूमत उस सपोर्ट प्राइस को स्टेबलाइज़ करने के लिए सामान ख़रीदे, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पैदावारी लागत इतनी कम हो कि आप बग़ैर सब्सिडी के उसे एक्सपोर्ट कर सकें। ये बहुत सी चीज़ें थी। हुकूमत ने हल ये निकाला कि जनाब हम जो भी हमारी ज़रूरत है उसको दरामद कर लेंगे, उस दरामद को हम फाइनेंस करने के लिए बाहर से लोन ले लेंगे। अच्छा, दुनिया में पैसा जो है वो फैला हुआ है, मुल्कों को ये पता नहीं कि अब इसे पैसा जो है इसका क्या करें। लोन आपको मिल जाता है, लेकिन हर लोन आपको अदा करना होता है, और लोन की भी जो डेट सर्विसिंग है वो इस वक्त आपका सबसे बड़ा खर्चा है। सर, हमारे माइंडसेट के साथ हम तो लोन ले लेते हैं, वापस करने का तो हमने कभी सोचा नहीं। मतलब वापस भी करना होता है, वो आपको करना होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो इस वक्त बहुत बड़ा ख़र्चा आ गई है, और बजट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। फिर जो इंटरनल डेफिसिट है आपका रेवेन्यू का, उसके लिए आपको कलेक्शन को बेहतर बनाना होता है कि आप किस कलेक्शन को किस तरीके से। ये जो 1.8 ट्रिलियन का डेफिसिट है आपके मरकज़ी बजट का, तो इसमें लीकेज जो है सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर की, वो उसका अंदाज़ा कोई 1.5 ट्रिलियन पे जा रहा है। यानी वो टैक्स जो वो नहीं देते। अब हमने जब टैक्सों के कलेक्शन को डिसेंट्रलाइज किया, जिस वक्त प्रोविंशियल रेवेन्यू सर्विसेज बन गई, तो हमने देखा कि इसमें बहुत बड़ी तरक्की हुई। यानी अब सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, GST ऑन सर्विसेज वो लेता है, हम 6 से इसे ले गए 80 पे। अच्छा, और हम हर साल 6 से 80 क्या 6 बिलियन रुपए से, ठीक है। अच्छा, यानी इस साल की प्रोजेक्शन 80 बिलियन है। अच्छा, हमने मुराद अली शाह ने पिछले साल टारगेट दिया कि पिछले साल हम टोटल हमारी कलेक्शन 91 बिलियन थी सूबाई टैक्सों की। उन्होंने टारगेट दिया कि 3 साल में हम इसे 200 बिलियन तक ले जाएं। हम पहले ही साल के अंदर उसे 147 बिलियन तक ले गए। अच्छा, इसमें अब हमारी खूबी है या किसी और की खूबी है, वो चलिए क्रेडिट देने लेने की बात है। बात असल ये है कि जिस वक्त आप डिसेंट्रलाइज करते हैं कलेक्शन को, तो आपका कलेक्शन जो है वो बेहतर हो सकता है। यानी डिसेंट्रलाइजेशन से इंप्रूवमेंट आ सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। मुझे छोड़ लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
फिर उसके बाद बहस शुरू करेंगे। अभी जाहिर बात है हमने एक समत का तयन जो इन्होंने बताया, समत का तयन होना चाहिए, उस समत का इन्होंने बता दिया, उस समत की जानिब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। आफ्टर ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में, क्या उनकी डायरेक्शन ठीक थी या गलत थी। इसके साथ साथ बात ये भी हो रही थी कि गुफ्तगू के दौरान जनाब सेनेटर ताज हैदर साहब जो कि हमारे फाजिल मेहमान हैं, उन्होंने जिक्र किया शुगर केन का। आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। अनफॉर्चुनेटली उस न्यूज़ को बिल्कुल ही वाइट वॉश कर दिया गया, बताया ही नहीं गया, हाईवेज तक ब्लॉक हो गई थी। प्रॉब्लम सर इसमें यह कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी तो हैं जिनका आपकी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, और कुछ का नॉन की सियासी जमात से ताल्लुक़ है, और कुछ का पीटीआई की सियासी जमात से ताल्लुक़ है, और बुनियादी तौर पे वो ही नहीं दे रहे हैं ना प्राइसेस फार्मर्स को। इसमें गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी कहाँ आ गई? इसमें तो कार्टेलाइजेशन भी है। इसमें सियासत कहाँ से आ गई? सर कार्टेलाइजेशन है ना इसमें। सीधी बात यह है कि मिल्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है तैयार शक्कर का, दे कैन नॉट टेक इट। और अगर वो तैयार शुगर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, और अगर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान उस तैयार शुगर को नहीं ख़रीद रही, तो फिर वो यानी उनके पास रखने की जगह नहीं है शुगर को। अब ये कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है कि वो तैयार स्टॉक को खरीद। सर इन्फ्लुएंस तो करेंगे ना, सियासतदानों की शुगर मिल्स है ना सर। ये मेरा ऐसा ये मिल्स ख्याल है। ये इंडस्ट्री का मसला नहीं है, ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का मसला है। जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को सरकारी जो हमारी है और एक्सपोर्ट करने वाली, उसको स्टेप इन करना था, और उसको जो तैयार शुगर पड़ी उसके मैंडेट में है। ये क्यों नहीं है? ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने बनाई थी, और इसीलिए बनाई थी कि वो ख़रीदे और ख़रीद के एक्सपोर्ट करे। बाकायदा उसके टेंडर होते हैं और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और जितनी भी अगर सब्सिडी देनी है तो वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन को दे ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो अगर आपकी शक्कर एक्सपोर्ट हो रही है तो जाहिर है कि फिर बनेगी भी, क्योंकि आपकी जो नेशनल कंजम्पशन है उससे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। यू हैव द सरप्लस टू एक्सपोर्ट, बट इफ़ यू आर नॉट एक्सपोर्ट, व्हाट इज द हिंड्रेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? The problem is that you are not exporting. The Trading Corporation of Pakistan is not doing its role. कि अगर वो जो सरप्लस स्टॉक पड़ा हुआ है उसको वो खरीद, It comes under the Minister of Production. Of course, it's the federal government. तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? कुछ इस बारे में क्यों बात नहीं? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के अंडर में आएंगे, प्रोडक्शन के अंडर में आएंगे, किसके अंडर में? आपके इस स्टूडियो के करीब ही वो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के गोडाउन हैं जो भुट्टो शहीद ने बनाए थे, सब खाली पड़े हुए, और ये कि यानी वो गोडाउन तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो इसलिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल तो वो हो रहे हैं, लेकिन खैर इस्तेमाल दूसरे कामों में हो रहे हैं। लेकिन ये कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डायरेक्शन इस गवर्नमेंट का नहीं है कि आप वो सामान उठा के और उसको एक्सपोर्ट करें। फैक्ट्रियों के पास, शुगर इंडस्ट्री के पास पैसा आएगा, वो उठा के देंगे। और तो जब मैं उस किसान को कैसे समझाऊं जो इस वक्त टीवी देख रहा है और हसरत भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है कि आप सोल्यूशन निकालेंगे? आपने एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी उनके लिए। आप किसान को बिल्कुल ना समझाएं, आप फेडरल गवर्नमेंट को वो कमाद जला रहे सर, वो मतलब दे आर बर्निंग देयर। आपको किसान को समझाने की जरूरत नहीं है, उसका गन्ना खेतों पे सूख रहा है। हाँ। और उसका जितना भी उसने प्रोड्यूस किया था उसमें से 5-7% उसका वजन कम हो चुका है। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है फेडरल गवर्नमेंट को कि बाबा शक्कर खरीदना, जो तैयार स्टॉक पड़े वो ख़रीदना शुरू करो। उधर से एक ऐलान आएगा और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये इतनी सी बात है, और इसका कोई प्रोविंशियल से ताल्लुक नहीं है। प्रोविंस थोड़ी सी सब्सिडी दे सकता है, जो कि पहले ही मुराद अली शाह ने कह दिया कि 10 रुपए की सब्सिडी हम देंगे। 10 रुपए की सब्सिडी 10 रुपए क्या करेगा सर? 10 नहीं, ये देखिए ना, अगर 10 रुपए वो फार्मर को नहीं मिलनी, वो सब्सिडी एक्सपोर्ट में मिलनी है, तो आपकी बरामदात भी बढ़ती हैं, आपकी जो एक्सेस प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो भी यूटिलाइज होती है, और आपका गन्ना भी ख़रीदा जाता है। यानी अगर समझिए कि आपकी लाइन का आखिरी गटर चौक्ड है तो आपका फ्लश काम नहीं करेगा। आपने इतना सिंपल सोल्यूशन बता दिया। एक तो आप इतने एहसान और प्यारे तरीके से बताते हैं ना, बंदे को लगता है ये भाई एक बटन दबाएंगे मसला हल हो जाएगा। ये बटन दबाने वाला मसला है।
तो क्यों नहीं दबा रहे फिर बटन? वो दबाए ना, वो तो वहाँ पे उसमें लगे हुए। आज ये वो शादी ही नहीं खत्म हो रही, शादी का मसला लेके बैठ गया। नहीं वो छोड़िए। आपके नेशनल पॉलिटिशियन ये बातें कर रहे हैं सर, आपके नेशनल पॉलिटिशियन गरीब का पेट नहीं भर रहे। दे आर टॉकिंग कि अगर ये हरकत की, ये आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू लीड दिस कंट्री आर टॉकिंग अबाउट। अब छोड़िए, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा इज इट एम्बैरेसिंग? आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन थिंग, इज इट एम्बैरेसिंग कि जो पेट खाली पड़ा है गरीब का, एंड वी आर देखो, टॉकिंग? अब मैं सख्त बात कह दूंगा, कह दें, जिस वक्त कौम पे जवाल आता है तो गैर अहम चीज़ें अहम हो जाती हैं। बस अच्छी और बात है। अहम चीज़ें गैर अहम, ये मैं नहीं कह रहा, ये मौला अली ने फरमाया कि गैर अहम चीज़ें जब अहम हो जाएं और अहम चीज़ें गैर अहम हो जाएं तो ये कौम पे जवाल आता है। कोई अपने है एक फैसला आ गया जो भी है, अब उसको आगे तो चले ना उससे। और अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फिर आगे लेकर चलता हूँ। आपने बीच में जिक्र किया भुट्टो साहब का, आपने कहा जनाब भुट्टो साहब की विजन, भुट्टो साहब की इकोनॉमिक विजन ये थी कि ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हो आपकी पार्टी। आप लिबरल पार्टी बन गए, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपना ली और उसी तरह के जागीरदारों को अपने पास रख लिया जिनके फेवर में बिल्कुल नहीं थी पीपल पार्टी की पॉलिसी, जिसकी वजह से पूरी इंटीरियर सिंध की इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हो गई। देखिए, भुट्टो साहब खुद एक जागीरदार थे बाद में नहीं रहे, उनके साथ भी जागीरदार थे। सवाल ये है कि आपकी सियासत क्या है। आपकी सियासत अगर ये है कि आप बैंकों को कौमी मिल्कियत में ले रहे हैं, आप तालीम की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, आप अस्पताल की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, और सोशलिज़म क्या है और गुड गवर्नेंस क्या है, वो ये है कि आप जो भी आपके रियासत के वसाइल हैं उसमें से ज़्यादा वसाइल आप जहालत दूर करने में, बीमारी दूर करने में, आप बेरोज़गारी दूर करने में वो लगाएं। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स सिंध के ठीक नहीं, कंपेयर कर दें। कह दें मतलब ये कि पंजाब में मेट्रो बस लग गई, ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबूत है। नहीं, वो दैट्स अ लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट। वो जो ऑरेंज ट्रेन, वो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सेक्टर्स हैं। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि सिंध में लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हो रहा है 2 सेंटर में, अब अगर मैं कहूँ कि सिंध में किडनी का ट्रीटमेंट मुफ्त हो रहा है, अब मैं कहूँ कि हमने इस साल से हार्ट का ट्रीटमेंट मुफ्त कर दिया, अगर रोबोटिक कैंसर जो है, जो कि दुनिया भर में 50,000 से $1 लाख में होता है, वो सिंध के अंदर मुफ्त हो रहा है, इसको आप तरक्की नहीं कहेंगे। इसको आप तरक्की इसलिए नहीं कहेंगे कि इसका, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिंध के अस्पतालों में 60% मरीज़ बाकी 3 सूबों से आ रहे हैं, तो ये तरक्की नहीं है। अब इसको कैसे, अब सीधी बात ये है कि आप जो एक माइंडसेट है ना, एक देखें, एक माइंडसेट बन गया, वो कहता है सिंध में तरक्की नहीं। वो कंप्यूटर दे रहे हैं, PhD और लैपटॉप, हाँ वो लैपटॉप दे रहे हैं सर, लैपटॉप, कंप्यूटर। मैं सोलर पैनल्स घर के अंदर दे रहा हूँ क्योंकि जो गरीब झोंपड़ों पे लगाता है, एक वो लाइट जला लेता है, एक पंखा लगा लेता है। तो अब इससे बड़ा फर्क, या ये मैं पानी के ऊपर 5 बिलियन सिंध के अंदर खर्च, वो तो ज़रूरी है सर। ये तो काफ़ी अरसे से खबरें आ रही हैं, पानी साफ नहीं, उसमें कुछ कसूर मैं कहूँगा कि शायद आपके ऊपर होगा और कुछ मैं थरपारकर अपर रायपीर थरपारकर मैं देख रहा था और देख रहा हूँ। क्या हालात है, बेहतर हुए? सहरा खत्म हो चुका है सर। आप फिर आइडियल यूटोपियन बातें कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी टीम सर, पॉलिटिक्स में यूटोपिया हो सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी टीम ले जाइए, और जो मैं ले जाऊंगा, आप लेके चलेंगे। जो देखें आप रिपोर्ट कीजिए, जो आप वहाँ देखें पानी के प्रोग्राम में, जो देखें आप वहाँ जो बायोसेलाइन एग्रीकल्चर यानी नमकीन पानी से जो कपास और सब्जियाँ हो रही हैं, वो अगर आप देखें, आप अगर वहाँ पे हमारी जो कोल की प्रोजेक्ट है वो देखें, जो पावर प्लांट बन रही है, जो दे आर रनिंग 4 months ahead ऑफ शेड्यूल, अगर वो तमाम देखें तो मेरे ख्याल से, और मैं बल्कि मैं आपसे yet producing no power, they are not producing any power yet, yes, but we have 600 RO plants running on solar energy. ये चीजें नहीं, वैसे नहीं, मैं देखें आपको फेयर चांस इस वजह से देता हूँ। मैं ये कहता हूँ ठीक है आप कह रहे हैं, नहीं अगर ठीक है आप कह रहे हैं ना, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आई विल स्टडी दीज प्रोजेक्ट्स एंड आई विल हैव अनदर शो। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप जाके देख लीजिए, और जाहिर है कि वहाँ पे शॉर्टकमिंग्स आपको मिलेंगी, उनको पॉइंट आउट कीजिए, आई विल वेलकम दैट। नहीं ठीक है, पॉइंट टेकन हियर। मैं
क्योंकि मैं हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल तकलीफ करूंगा। अब सड़क ऐसी हो गई कि आप 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। मैं और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कोशिश करूंगा, कोई ना कोई जाए, इनको स्टडी करे। मैं भी कुछ बुक्स पे भी स्टडी करूंगा, रियलिस्टिकली भी स्टडी करूंगा। यहां पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे और मजीद सीपैक पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम सेनेटर ताज हैदर साहब के साथ। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा ब्रेक थ्रू काम किया है थर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक ये कर रहे हैं। इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अपने सेट किए हैं। इनकी समत फ़र्क है, इनकी विजन फ़र्क है, दूसरे सूबों में फ़र्क है। वहाँ पर जनाबे वाला जिस तरह आप भी सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है केपी में भी दरख्त लगा कर कुछ सस्टेनेबिलिटी ला। जो अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं अप्रिशिएट करते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेट्रो बस भी बुरा काम नहीं, वो भी अच्छा। मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आपने उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी बढ़ा दी है कि उसके ऊपर डेट सर्विसिंग के एक्सपेंसेस बहुत हैं और सब्सिडी बहुत है। वो सस्टेनेबल नहीं है। आपको बसों की ज़रूरत है, आपको इन एलिवेटेड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने लंदन में, पेरिस में, म्यूनिक में, हैम्बर्ग में कहीं देखें ये ऊपर वाले के ऊपर से जा रही, एक लाइन होती है फुटपाथ के साथ खिंची हुई, उसके अंदर बसें चलती हैं। I won't take it from them। उन्होंने अपना एक अच्छा काम करने की कोशिश की है। मैं मतलब मेरा इस ख्याल है, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं, मैं जो फाइनेंशियल पैकेज बन रहा है सिंध में भी ये कर रहे हैं और मैंने बहुत उसमें रेजिस्टेंस की है कि भाई ग्राउंड लेवल पे लेके जाओ इसको। आप जिस वक्त एलिवेटेड करते और अब आपने जैसे देखा, भुट्टो साहब ने मास ट्रांजिट स्कीम शुरू की कराची मास ट्रांजिट। हाँ, दैट्स व्हाट। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, देखिए मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। आप अगर बैडली मैनेज करेंगे किसी चीज़ को तो वो बैड। बट इट वाज हिज ड्रीम कि वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए जो वेस्ट के अंदर है। जी, वो बिल्कुल मास ट्रांजिट होनी चाहिए। और अब मुराद अली शाह साहब ने इसको, जो कराची सर्कुलर रेलवे है, उसको भी सीपैक के अंदर डाला है और ये बहुत बड़ा मास ट्रांजिट है जो कि तकरीबन 7 मिलियन पैसेंजर रोज उठा सकता है। आइडिया ना दें वरना छांगे मांगे की ट्रेन भी सीपैक में आ जाएगी, बल्कि शायद हो नहीं। वो ऐसी क्या बात है, आए लोगों के लिए सर टर्शरी और ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट कैसे सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं सर? नहीं, वो है, लेकिन ये कि मतलब मास ट्रांजिट लोगों को देना है। अब जैसे ये शारा फैसल बनी है, रिसर्फेस इम्प्रूव हुई है। तो गुलशन हदीस से नर्सरी हमारे दफ्तर के एक साहब आते हैं, 35 मिनट में पहुंच जाते हैं। चलें, यहाँ पर मैं एक और अच्छी बात भी करना चाहूँगा। अगर सीएम साहब प्रोग्राम देख रहे हैं तो शहर की और सड़कें भी जो हैं उनको भी ज़रा रिपेयर कर दें। बड़ा अच्छा काम हो रहा है। अभी मैंने ये देखा है सीएम साहब के घर के सामने से लेकर जो सड़क इंप्रूव की जा रही है, जो कि डिफेंस की जानिब जा रही है, और वहाँ पर जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की लॉ यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ तक भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आई वॉन्ट के और भी वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि वहाँ जो आपको याद होगा जो खड्डे और जो पानी निकलता था, मेरे ख्याल से मुराद अली शाह साहब ने पहला काम यही किया। मैंने इसीलिए देखा 7-8 फीट नीचे गए और उसको पहले पाइपलाइन को बदला, पानी की जो सीवरेज की पाइपलाइन थी, उसके बाद उसे ठीक किया। साल भर हो गया है वो उसमें पानी नहीं आया है। तो वो चले ठीक है। आज मैं वैसे भी, क्योंकि आप इतने, मैं जैसे आप बता रहा हूँ ना, आप उन सुलझे हुए सियासतदानों में से हैं जिनके साथ जिरा करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि आप मंतक के अंदर कभी कभार जीत जाते हैं। लेकिन खैर, द रियलिटी ऑफ द मैटर इज के ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताता चलूँ नाजरीन को कि जनाब ताज हैदर साहब जो हैं, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्पेशल कमिटी ऑन सीपैक ऑफ द सेनेट। तो जनाब सीपैक की ऑनरशिप के ऊपर तो खैर क्वेश्चन है, किसी की भी ऑनरशिप हो, आई थिंक ऑनरशिप पाकिस्तानी पीपल की है, फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेड, या देयर शुड बी सम पॉलिटिकल ऑनरशिप? नहीं, देखिए जो जमहूरियत मुस्तहकम हो गई है मुल्क के अंदर, सर ये आपने संजीदा बात की है जी। तो वो आपने पोस्टर नहीं देखे थे आज से 1 साल पहले, जो आपके हर ताजिर सनतकार हर बंदा शेयर कर रहा था व्हाट्सएप पे, अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। आप कह रहे जमहूरियत, लेकिन ये कि अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आके सेनेट में कहते हैं कि हम कभी नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो एक जायज़ बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मौज़ूआत पे तो बिल्कुल बात नहीं करता जी, उसमें से ये इकोनॉमिक नहीं है और इस वजह से भी कोई नहीं आएगा कि मुल्क की इकोनॉमी बहुत ख़राब है। ये मैंने तो इशारतन कहा था, अब आपने खुद भी देखा। लेकिन बात यही है
कि इस वक्त जो सियासत है वो डेवलपमेंट है। सर माजरत, एक बात आपने कर दी, आप सियासी मेहमान हैं, सरमायाकार भी देख रहे हैं प्रोग्राम, सनतकार भी देख रहे हैं प्रोग्राम, ताजिर भी देख रहे हैं। आपने ये बात जो की है ना, जमहूरियत मजबूत हो गई, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा क्लियर और वेरीफाई करें। इस वक्त सरमायाकारों की जान निकली हुई है, ताहिरुल कादरी साहब के साथ आप भी बैठे, आप लोग भी बैठे हुए हैं, और आपने कहा कि जमहूरियत मजबूत। अच्छा, दूसरी क्लियर बात यह है कि खड़े होकर हर बंदा जो है वो आज हमारे ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सवाल उठा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, इंस्टीट्यूशन की मैं इतनी इज्जत करता हूँ, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन बुनियादी तौर पर यह आप कह रहे हैं जमहूरियत मजबूत हुई। जमहूरियत के सतून सिर्फ एक पार्लियामान नहीं होता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एग्जेक्टिव भी है और पार्लियामान भी है। अगर मुझे जेल गए हुए 12 साल हो गए तो फिर जमहूरियत मुल्क के अंदर मजबूत है। और आप इस पैरामीटर से जज करते हैं? और ये नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि 6 महीने को जेल भेज दो तो मैं दुआ ये आप जेल ना जाएं। 2 किताबें लिख के निकलूँ वहाँ से, रियाजी पे 2 किताबें मुझे लिखनी। लेकिन ये कि जमहूरियत मुल्क के अंदर मजबूत है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक इत्तेफाक राय है, इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ मुल्क में, ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं जो सियासी कल्चर है मुल्क का। उसके अब जो है वो किस तरीके से मुल्क को डेवलप किया जाए, एनर्जी को कैसे सस्ता किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाए। जो नहीं, मैं बात आपकी मान रहा हूँ, मैं थोड़ा सा फिर मैवर पे ले आता हूँ, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा मिसलीड कर दिया। बात यह है कि सी पैक के ऊपर बात हो रही थी, सी पैक क्या यील्ड फ्रूट्स करेगा। गवर्नमेंट ने अब जो नया एक इशू शुरू किया है, वो जाहिर बात है अब सी पैक से डाइवर्ट हो गए हैं, क्योंकि वो मंजन अब नहीं चल रहा, तो अब कोई नया मंजन ईजाद करना था। तो अब नया मंजन ये है कि ट्रंप ने बयान दे दिया अभी जमहूरियत को कमज़ोर ना किया जाए। इससे पहले सीपैक का चर्चा था, सीपैक ने क्या डिलीवर किया है? सर आपको स्पेशल कमेटी में क्या क्या बताया गया, कितने मंसूबे मुकम्मल हुए, मुझे ये जानना। सीपैक में हमारी रिपोर्ट्स 3 एडॉप्टेड रिपोर्ट्स हैं, चौथी जो है वो इस वक्त बन चुकी है, उसे अगले सेशन के अंदर पेश कर रहे हैं, और चौथी और 5वीं साथ कर रहे हैं। अभी चीन गई थी हमारी कमेटी उसको देखने। उसके अंदर जो सबसे बड़ा धोखा दिया गया है वो ये है कि जो मुत्तफ़क़ा रूट तय किया गया था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे डेविएट किया गया। यानी वो रूट जा रहा था पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। अब मैं सिंधी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ कमेटी का, और इस बात पे कमेटी लड़ रही है। 22 मेंबर्स इस कमेटी के मेंबर हैं, 22 सेनेटर, कि भाई जो अपने इलाके ऐसे हैं कि जो पसमानदा हैं, असल चीज़ ये है कि वो रूट वहाँ से निकले। अच्छा, अब वो आई है हमारी लॉन्ग टर्म प्लान सीपैक की। अच्छा, उस पर हमें ब्रीफिंग लेनी है, लेकिन ये कि उसको जो मैंने देखा है तो उसके अंदर जितनी भी तरक्की है और जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सड़क के साथ साथ होना है। लेकिन जिन इलाकों में सड़क है ही नहीं, तो उन इलाकों के अंदर वो डेवलपमेंट कैसे? एक चीज़ मुझे जो अलार्मिंग लगी, सॉरी, वो ये है कि अब सीपैक आ रहा है, ऐसे आया सिंध के अंदर घूमने फिरने के बजाय रटोडेरो से डाइग्रेस करके सीधा चला गया गवादर, और आपने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, रटोडेरो से गवादर नहीं गया, यही बताया भाई, बोला यूं आया, यूं रटोडेरो आया, वो गवादर चला गया। वो इन सड़कों पे मैं गया हूँ, कमेटी पूरी गई है, 7 मीटर चौड़ी सड़क है, और उसी पुरानी सड़क को फिर से कारपेट कर दिया गया है। 60 टन का 80 टन का ट्रेलर जब उस पर चलेगा तो, और 3 मीटर चौड़ा होगा, और आमने सामने से आएंगे तो एक ट्रेलर को कच्चे में उतरना होगा। तय ये हुआ था कि मोटरवे, खुद ही आप मान रहे हैं कि प्लानिंग फिर तय ये हुआ था कि मोटरवे 4 लेन की बनाई जाएगी। मोटरवे का कहीं नामो निशान नहीं है। इस मौजू के ऊपर तो मुझे आपके साथ बाकायदा प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीपैक पे चाहूँगा कि आप रोशनी डालें, बताएं, हमारे नाज़रीन लगना चाहिए इसके अंदर क्या क्या। बिल्कुल, आप तो मुझे अपने साथ ले जाने, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। अब तो मैंने तय कर लिया है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, कुराकरम हाईवे की और पूरी हाईवे देखूंगा। आप बोले साउथ से नॉर्थ तक जाऊंगा, रास्ते में कोशिश करूंगा कि आप मुझे किसी तरह थर भी दिखा दें। कुराकरम हाईवे की कितनी चौड़ाई है? मैं वाकिफ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 मीटर, जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई है या किनारा नहीं कटा है। 7 मीटर की चौड़ी सड़क पे जिसमें बार बार टर्न्स आ रहे हैं, आप कैसे ले जाएंगे ट्रेलर? 3 मीटर। चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे उसका हल कमेटी, बहुत सारे, अभी कॉन्वॉय भी गया था, इस बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा बाकायदा तफसीलन। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। ताज हैदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के ऊपर तशरीफ लाए, और आगे भी उम्मीद है कि आप जरूर आएंगे ताकि हम मौजू को मुकम्मल कर सकें। वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।